गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल केमिस्ट्री का आगे वाला हिस्सा, जिसमें पढ़ेंगे शुरुआत करते हैं हम डी एल विन्यास यानी कि सापेक्ष या आपेक्षिक विन्यास, जिसे हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट जो वीडियो हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है, उसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, सममिति के तत्व क्या होते हैं, हैंड्रेडनेस क्या होती है, कायरलिटी क्या होती है। अब हम देख रहे हैं उसमें डी एल विन्यास। ठीक है, हम उससे पहले क्या स्मॉल एल विन्यास देख चुके हैं। स्मॉल एल विन्यास का मतलब होता है कि कौन से अणु डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं और कौन से अणु लीवो रोटेटरी होते हैं, यानी कौन से दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होते हैं, कौन से वाम ध्रुवण घूर्णक होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कैपिटल डी एल विन्यास। कैपिटल डी एल विन्यास का इस घूर्णन से कोई लेना देना नहीं होता। कैपिटल डी और कैपिटल एल विन्यास का मतलब होता है कि वो किस प्रकार के कंपाउंड से उत्पन्न हुआ है, किससे प्राप्त किया गया है। इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था रोजेनॉफ, एमिल फिशर और वुडसन ने। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ये देखा था कि जब अणुओं का हम आपेक्षिक विन्यास निकालते हैं तो उन्होंने स्टैंडर्ड कंपाउंड बनाया था, एक मानक यौगिक बनाया था जो था ग्लिसरैल्डिहाइड। इस ग्लिसरैल्डिहाइड की स्ट्रक्चर में उन्होंने कहा था कि CH और CH2H तो ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन H और OH में इस OH की पोजीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी को बताया था। और इस कंपाउंड में ऐसा होता है कि जब OH राइट साइड में होता है, ठीक है, ध्यान दें इस बात को, जब OH राइट साइड में इस साइड में होता है तो ये कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इसकी मिरर इमेज बनाएं तो मिरर इमेज में ये इस साइड में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो ये एक कहलाएगा इसका एल विन्यास, कैपिटल एल है। ध्यान दीजिएगा यहाँ डी और एल विन्यास, ये हमेशा क्लियर रहेगा कि अगर ये विन्यास डी होगा तो इसका मिरर इमेज जो होगा वो एल होगा, और अगर ये एल होता तो इसका मिरर इमेज डी होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखते हैं कि अगर इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये बनेगा और इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये बनेगा। तो सबसे पहले उन लोगों ने, एमिल फिशर, वुडसन और रोजेनॉफ ने ये बताया था कि अगर OH इस तरफ हो, राइट साइड में दाईं तरफ हो, तो कैपिटल डी विन्यास कहलाता है, और OH बाईं तरफ हो तो कैपिटल एल विन्यास कहलाता है। और जो अणु इस डी ग्लिसरैल्डिहाइड से बनेंगे वो सभी कैपिटल डी से ही डिनोट किए जाएंगे, चाहे वो PPL को दक्षिणावर्त घुमाएं चाहे वामावर्त घुमाएं। इसी प्रकार जो अणु एल ग्लिसरैल्डिहाइड से बनेंगे वो सभी कैपिटल एल श्रेणी के कहलाएंगे, चाहे वो प्रकाश को दक्षिणावर्ती घुमाएं या वामावर्ती घुमाएं। यानी कि इस कैपिटल डी और कैपिटल एल विन्यास का PPL के घूर्णन से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं ग्लूकोज की, ग्लूकोज होता है यानी C6H12O6, उसकी स्ट्रक्चर ये होती है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में सबसे नीचे वाले विन्यास को देखें, यहाँ नीचे तो CH2OH है, ये वाला कायरल कार्बन है। इसमें इस कायरल कार्बन में अगर OH इस तरफ आ गया है, ठीक है, OH अगर इस तरफ आ गया है तो ये कहलाएगा कैपिटल डी ग्लूकोज, और अगर OH को हमने अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ लेफ्ट साइड में लिया है तो ये कहलाएगा कैपिटल एल ग्लूकोज। ये डी है या एल है, यानी स्मॉल डी है या स्मॉल एल है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है या वाम ध्रुवण घूर्णक है। केवल इसका लेना देना ये है कि ये स्मॉल डी कैपिटल डी है क्योंकि इसमें OH राइट साइड में है, ये कैपिटल एल है क्योंकि इसमें OH लेफ्ट साइड में। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा कैपिटल डी और कैपिटल एल का घूर्णन से कोई लेना देना नहीं होता। कैपिटल डी का मतलब है इसका जनक यौगिक कैपिटल डी ग्लिसरैल्डिहाइड है, कैपिटल एल का मतलब है कि इसका जनक यौगिक कैपिटल एल ग्लिसरैल्डिहाइड है। जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल का मतलब होता है कि वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, स्मॉल एल का मतलब होता है वाम ध्रुवण घूर्णक है। जैसे इन दो एग्जाम्स को वापस रिपीट करते हैं हम, ये स्मॉल डी और कैपिटल स्मॉल एल थे, लेकिन ये कैपिटल जी और कैपिटल एल भी हैं। इसमें जैसे वहाँ OH था, इसी NH2 यहाँ कहाँ है, राइट साइड में है, राइट साइड में है तो ये कैपिटल डी विन्यास भी है। ठीक है, और में भी OH जब इस तरफ है तो ये कैपिटल डी विन्यास है, और OH जब इस तरफ आ गया है यहाँ तो ये कैपिटल एल विन्यास है। ये स्मॉल एल भी हैं, स्मॉल डी और कैपिटल डी दोनों ही तरीके के हैं। ये कैपिटल डी क्यों है, क्योंकि इसका OH राइट साइड में है। कैपिटल एल क्यों, क्योंकि इसका OH लेफ्ट साइड में। ये स्मॉल डी क्यों है, क्योंकि ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। ये स्मॉल एल क्यों है, क्योंकि ये वाम ध्रुवण घूर्णक है। फिर एक बात यहाँ फिर रिपीट कर रही हूँ, कैपिटल एल का दर्पण प्रतिबिंब हमेशा कैपिटल एल होता है, और स्मॉल डी का दर्पण प्रतिबिंब हमेशा स्मॉल एल होता है, वाइस वर्सा, उल्टा भी इसका सेम होता है। यहाँ तक हमने एग्जाम्पल्स देख ली जिनमें केवल एक कायरल के सेंटर था, एक ही असममित कार्बन था। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखेंगे जिनमें दो असममित कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, दो कैरियल केंद्रित यौगिक यानी कि कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 कायरल सेंटर्स। एक ही अणु में 2 असममित कार्बन परमाणु होते हैं तो इस प्रकार के दोहराएंगे, जैसे 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। 2,3 ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, 2 और 3 पर Br जुड़ा हुआ है तो ये दोनों ही कार्बन कायरल हैं। उसी तरह से 2,3 डाइमेथाइल सक्सिनिक एसिड, 2,3 डाइमेथाइल सक्सिनिक एसिड
का मतलब होता है 4 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें 2 और 3 पर मिथाइल जुड़ा है, तो इसमें भी दोनों ये कार्बन किरेल हैं। 2,3 डाइमोब्यूटेन, इसमें टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल का मतलब होता है 4 कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसमें, जिन पर बीच में दोनों पर 2 OH जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो टार्ट्रिक अम्ल हो गया, इसमें ये दोनों कार्बन किरेल हैं। 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी यानी दूसरी और तीसरी कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हैं, ब्यूटेनोइक एसिड है। ये सभी 2 कायरल कार्बन युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब इनमें ऑप्टिकल आइसोमरेज को कैसे शो करेंगे? कणों की प्रकाशिक समवेग संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2 द पावर n, या n का मतलब होता है किरेल केंद्रों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ जब किसी अणु में किरेल केंद्रों की संख्या हम 2 पढ़ रहे हैं तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ कुल मिला के 4 समावयवियों का प्रदर्शन किया जाएगा, 4 समावयवी बनेंगे। अब इन 4 समावयवियों को हम कैसे कैसे बनाएंगे देखते हैं एग्जाम्पल से। हम एग्जाम्पल लेते हैं 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक एसिड का, ठीक है। 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक एसिड में देखिए ये हमने इस तरीके से बनाया, फिशर सूत्र बनाया है इसका, ठीक है। फिशर सूत्र में 1, 2, 3, 4 कार्बन है, 2 किरेल कार्बन हमने ऐसे शो किए हैं, ठीक है। ये भी किरेल कार्बन है और ये भी किरेल कार्बन है। अब यहाँ इनकी जो व्यवस्था बनाते हैं, इनका जो समान समूह है उनकी व्यवस्था के आधार पर हम 2 प्रकार की व्यवस्थाएं बना सकते हैं, ठीक है। एक तो वे व्यवस्थाएं जिनमें जो समान समूह है वो एक ही साइड में है, ठीक है। ये जो 2 समान समूह एक ही साइड में है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बन गया ये, ठीक है ना। ये सिस प्रकार का कह सकते हैं अपन कि जब हमने Cl को एक ही साइड में लिया है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ये बन गया। दूसरी व्यवस्था थी अपनी कि जब दोनों जो समान समूह हैं वो विपरीत दिशा में लगा दी है हमने, ऊपर नीचे वाले सेम है, ठीक, विपरीत दिशा में लगा दी है, तो इनका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला के देखिए 4 समावयवी बन चुके हैं, 4 तरीके के सूत्र बन चुके हैं, ठीक है ना। अब ये जो समावयवी हैं जिनमें हमने समान समूहों को समांतर ओर लगाया है तो 2 समावयवी बन गए दर्पण प्रतिबिंब मिला के। ऐसे जो युग्म एक पेयर बन गया, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब का पेयर बन गया जिसमें जो समान समूह है वो समान दिशा में पाया जाता है। ऐसे अणु जो जिनमें किरेल केंद्र के समान समूह समान दिशा में होते हैं, ऐसे युग्म को हम कहते हैं एरिथ्रो युग्म, ठीक है। और वे युग्म जिनमें किरेल केंद्र के समान समूह विपरीत दिशाओं में व्यवस्थित किए जाते हैं उसे कहते हैं हम थ्रियो युग्म, ठीक है। 4 समावयवों को समान समूह विशेषता के आधार पर 2 प्रकार के युग्म बन गए, थ्रियो युग्म और एरिथ्रो युग्म। थ्रियो युग्म में क्या होता है, किरेल केंद्र के समान समूह विपरीत ओर होते हैं, और एरिथ्रो युग्म में किरेल केंद्र के समान समूह समान ओर होते हैं, ठीक है। जैसे हम ऊपर नीचे वाले समूह समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, लेकिन जो किरेल केंद्र के समूह है ये दोनों विपरीत दिशाओं में हैं तो ये थ्रियो युग्म बन गया, और दोनों समूह समान दिशाओं में हैं तो ये एरिथ्रो समूह बन गया, ठीक है। समझ में आई ये चीज, एरिथ्रो और थ्रियो युग्म। अब एक चीज और देखते हैं हम यहाँ से कि ये जो थ्रियो युग्म है या ये एरिथ्रो युग्म, ये एरिथ्रो है, ये थ्रियो, ये युग्म है, ये आपस में प्रतिबिंब स्वरूप है, प्रतिबिंब समावयवी हैं, यानी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन ये इन दोनों में से किसी का दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। इसी प्रकार ये भी इन दोनों में से किसी का दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। ये हम उल्टा इसके लिए भी कह सकते हैं कि ये दोनों तो आपस में दर्पण प्रतिबिंब हैं, लेकिन ये वाला अणु इन दोनों में से किसी का दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो दर्पण प्रतिबिंब होने या ना होने के आधार पर हमने इन युग्मों को भी 2 तरीकों में बांटा है, ठीक है। पहला हमने थ्रियो और एरिथ्रो युग्म किस आधार पर दिया था, समान समूह की व्यवस्था के आधार पर। अब दूसरा जो वर्गीकरण इन युग्मों का हम दे रहे हैं वो इनके प्रतिबिंब समावयवी होने या ना होने के आधार पर दे रहे हैं। तो जो समूह आपस में दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जैसे ये दोनों अणु आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, ये दोनों अणु भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, अतः ऐसे समावयवी जो परस्पर एक ही अणु के समावयवी हैं जो परस्पर दर्पण प्रतिबिंब होते हैं उन्हें हम प्रतिबिंब समावयवी कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब समावयवी या इनेंशियोमर्स, इंग्लिश में उसको इनेंशियोमर कहते हैं, ठीक है। और जो अणु समावयवी तो हैं लेकिन एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, ठीक है ना, जैसे फर्स्ट के सापेक्ष थर्ड और फोर्थ दर्पण प्रतिबिंब समावयवी हैं लेकिन दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। ऐसे ही सेकंड के सापेक्ष थर्ड और फोर्थ ये समावयवी हैं लेकिन दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो ऐसे समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते उन्हें हम अप्रतिबिंब समावयवी या विवरिम समावयवी या डायस्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। तो
तो देखिए ये आपस में एरिथ्रो युग्म है, ये आपस में थ्रियो युग्म है। ठीक है, अब इनमें प्रतिबिंब समावयवी एनेंशियोमर्स कौन से हैं? फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों आपस में प्रतिबिंब समावयवी हैं। थर्ड और फोर्थ ये भी आपस में दर्पण प्रतिबिंब समावयवी हैं, लेकिन फर्स्ट के साथ थर्ड और फोर्थ प्रतिबिंब समावयवी नहीं है, तो ये कौन से कहलाएंगे? डायस्टीरियोमर्स या अप्रतिबिंब समावयवी। फर्स्ट व थर्ड, फर्स्ट व फोर्थ, इसी तरीके से सेकंड व थर्ड और सेकंड व फोर्थ भी आपस में प्रतिबिंब समावयवी नहीं है। ठीक है, अभी दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। यहाँ देखिए, यह हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें ऊपर और नीचे वाला समूह जो थे वो अलग अलग थे। अब एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं इसमें ऊपर और नीचे वाले समूह सेम होते हैं। अब इसमें देखो क्या होगा, यहाँ हमने बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर और नीचे COH है और हमने BO यानी 2,3 डाइब्रोमोसक्सिनिक एसिड लिया है हमने। यहाँ ये मैंने एरिथ्रो युग्म बनाया है, दोनों BR एक साइड में, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ये बन गया। ये मैंने थ्रियो युग्म बनाया है, BR अपोजिट साइड्स में चले गए तो इनके दर्पण प्रतिबिंब भी अपोजिट साइड आ गई। ठीक है, लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट है, यहाँ भी सेम चीज लग रही है हमें देखने में कि यहाँ 4 समावयवी बन गए हैं। ये दोनों एरिथ्रो पेयर हैं, ये दोनों थ्रियो पेयर हैं, ये आपस में इनेंशियोमर्स हैं और इसके सापेक्ष में ये दोनों और इसके सापेक्ष में ये दोनों डायस्टीरियोमर्स बन गए। ठीक है, लेकिन यह एक ट्विस्ट है। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो या ये दोनों में से किसी को भी देखें, इनमें एक हमें यहाँ काल्पनिक तल एक ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक काल्पनिक तल ऐसा दिखाई दे रहा है जो इस अणु को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ अगर इसको हम बीच में से अगर देखते तो ऊपर COH था, नीचे CH3 था, लेकिन यहाँ ऊपर और नीचे COH है, तो यहाँ पर हमें एक काल्पनिक तल ऐसा दिखाई दे रहा है जो इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब इसमें सममिति आ गई, और जब इसमें सममिति आ गई तो इसका मतलब ये अब सममित अणु हो गया, यानी कि ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है ना, समझ में आ गई ना चीज। यहाँ ये वाला अणु जब प्रकाशिक समावयवता नहीं प्रदर्शित करेगा तो हम इसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं मानेंगे, या तो यही एग्जिस्ट करेगा या ये एग्जिस्ट करेगा। इसमें भी वही चीज है, काल्पनिक तल उपस्थित है। ठीक है ना, तो जो थ्रियो पेयर है, एरिथ्रो पेयर है, ये एरिथ्रो पेयर नहीं बनता, इसमें केवल एक ही अणु विद्यमान होता है, जबकि जो थ्रियो पेयर है इसमें कोई इसी तरह का काल्पनिक तल नहीं है। क्योंकि काल्पनिक तल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे वाला तल ऊपर वाले तल के बिल्कुल सेम नहीं, आधा हिस्सा बिल्कुल बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए जब ऐसी स्थिति आती है तो एक काल्पनिक तल उत्पन्न हो जाता है, और जिन अणुओं में ऐसा काल्पनिक तल उत्पन्न हो जाता है ऐसे समूहों को हम कहते हैं मीजो या मेसोफॉर्म कहते हैं। ठीक है, वह समावयवी जिसमें काल्पनिक तल पाए जाने के कारण उसमें सममिति उत्पन्न हो जाती है वो मेसोफॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो एक तो बन गया मेसोफॉर्म और ये बन गया एक थ्रियो पेयर, तो इसके कुल समावयवियों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो ऐसे अणु जिनमें ऊपर और नीचे वाले जो प्रतिस्थापीय सेम होते हैं, इनके समावयवियों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2n-1। 2n, 2 द पावर n है तो यहाँ तो n की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ 2 द पावर n यानी कि 4 हो गए, 4 - 1 यानी कि 3। तो ऐसे यौगिकों की कुल समावयवी प्रकाशिक समावयवी की संख्या कितनी होगी? 3। एक तो बनेगा थ्रियो पेयर और एक बनेगा ये मीजो आइसोमर। ठीक है ना, तो मीजो आइसोमर हो गए जिसमें काल्पनिक तल पाया जाएगा। और एक बात अब देखें, यहाँ इस अणु में क्या होगा कि ये वाला जो कायरल कार्बन है और ये वाला जो कायरल कार्बन है ऑप्टिकली एक्टिव तो होंगे, PPL का घूर्णन भी करेंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा कि इस अणु का जो आधा हिस्सा है वो तो होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा आधा हिस्सा होगा लीवो रोटेटरी। ठीक है, यानी इस अणु का आधा भाग तो PPL को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएगा और दूसरा आधा भाग PPL को वामावर्त दिशा में घुमाएगा, और ऊपर नीचे वाले भाग बिल्कुल सेम हैं, तो इसलिए जितना दक्षिण ध्रुवण घूर्णन होगा उतना ही वाम ध्रुवण घूर्णन होगा। तो जितना इसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाएगा उतना ही वामावर्त दिशा में घुमा दिया जाएगा, तो नेट घूर्णन कितना हो गया? 0। ठीक है, यानी ऐसे जो रूप हैं ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय होने चाहिए, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, प्रकाशिक रूप से अक्रिय हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण है इनके अंदर की लड़ाई कि एक ही अणु में जो 2 कार्बन है, एक तो कह रहा है नहीं दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाए, दूसरा कह रहा है नहीं वामावर्त दिशा में घुमाया जाए, तो नेट घर की लड़ाई में क्या होता है? सब खत्म हो जाता है, तो यहाँ सब 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था को जब अंदर ही अंदर एक अणु में आधा हिस्सा दक्षिणावर्त घूर्णक हो गया है, दूसरा वाम ध्रुवण घूर्णक हो गया है, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं इंटरनल कंपेंसेशन, यानी कि आंतरिक प्रतिकार। ठीक है ना, तो जो मीजो समावयवी होते हैं, जो मीसोफॉर्म होती है, वो आंतरिक प्रतिकार के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो जाती है। ठीक है, तो मीजोफॉर्म और मीजोरूप का मतलब क्या हो गया कि इसमें 2 किरेल कार्बन होने चाहिए और एक सममिति तल पाया जाना चाहिए, और जब सममिति तल आएगा तो अणु का आधा भाग तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक हो जाएगा और आधा भाग वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाएगा।
इस प्रकार पीपीएल का घूर्णन करने के बावजूद भी इसमें आंतरिक प्रतिकार इंटरनल कंपेंसेशन पाया जाएगा, इसलिए अणु का जो नेट घूर्णन मान होगा वो शून्य हो जाएगा। अतः ये यौगिक प्रकाशिक रूप से अक्रिय यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं मेसोटार्ट्रिक अम्ल, मेसोटार्ट्रिक अम्ल की स्वाभाविक संख्या है 2 to the power n-1। यहाँ n की वैल्यू क्या है, वही 2। ठीक है, ये भी कायरल कार्बन है और ये भी कायरल कार्बन है इनमें, तो 4 - 1 यानी कि 3। मेसोटार्ट्रिक एसिड में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड में कायरल कार्बन से एक H, एक OH और एक COH जुड़े होते हैं। अब यहाँ वाला ये वाला जब हमने जो एरिथ्रोयुग्म का समूह बनाया था जिसमें दोनों OH एक साइड में, इसमें काल्पनिक तल पाया जा रहा है, तो ये तो हो गया मीजो। ठीक है ना, ये तो बन गया मीजो। ठीक है, लेकिन जो इसका थ्रियोयुग्म बनता है, थ्रियोयुग्म आपस में एक दूसरे अध्यारोपित नहीं होंगे, और अध्यारोपित नहीं होंगे तो ये हो गया थ्रियोयुग्म। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 3 तो आ गए समावयविक संख्या, एक तो थ्रियोयुग्म बनेगा और एक मीजो समावयवी बनेगा। फिर एक चीज ध्यान रखें, ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय होना चाहिए था और पीपीएल का घूर्णन करता भी है, लेकिन दोनों में आंतरिक प्रतिकार के कारण कुल नेट घूर्णन का मान शून्य हो जाता है, इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मेसोटार्ट्रिक अम्ल मैक्रियल केंद्र होते हुए भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है। इसका आंसर बहुत शॉर्ट में है कि आंतरिक प्रतिकार पाए जाने के कारण, अर्थात इसका आधा भाग तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है और बाकी आधा भाग वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, इसीलिए कुल घूर्णन का मान शून्य हो जाता है। अब इससे आगे बात करते हैं हम रैसिमिक मिश्रण की। रैसिमिक मिश्रण, रैसिमिक मिक्सचर या इसको प्लस माइनस या डीएल मिश्रण भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, मिश्रण का मतलब 2 या 2 से अधिक चीजें मिली हुई हैं। यह रैसिमिक का मतलब क्या होता है कि किसी भी यौगिक के D और L यानी कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक का सममोलर मिश्रण। ठीक है, यानी ऐसा मिश्रण जिसमें 50% तो D समावयवी हो और 50% ही L समावयवी हो, ऐसे मिश्रण को ही हम रैसिमिक मिश्रण या DL मिश्रण या प्लस माइनस मिश्रण कहते हैं। ठीक है, समझ में आई चीज। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ जब दोनों की मात्राएं समान हैं तो ये जो D समावयवी होगा ये तो प्रकाश को पीपीएल को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएगा, उतना ही यहाँ L समावयवी भी है तो ये L समावयवी प्रकाश को वाम दिशा में घुमाएगा। यानी यहाँ भी वही चीज कि D समावयवी तो इसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएगा, L समावयवी इस पीपीएल को वामावर्त दिशा में घुमाएगा। नेट रिजल्ट 0। तो यहाँ पर भी इसमें प्रकाश का घूर्णन होने के बावजूद भी कुल घूर्णन मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इन लड़ाई किस में हो रही है, अलग अलग अणुओं में हो रही है। ठीक है, यानी ये तो कह रहा है नहीं डेक्स्ट्रोरोटेटरी में होना चाहिए, ये कहता है नहीं वाम ध्रुवण घूर्णक होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाना चाहिए। तो इस तरह से इनमें भी लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई को हम कहते हैं बाह्य प्रतिकार यानी एक्सटर्नल कंपेंसेशन। तो रैसिमिक मिश्रण में भी एक्सटर्नल कंपेंसेशन पाया जाता है, इसीलिए इसका भी घूर्णन मान 0 हो जाता है और घूर्णन मान 0 होने के कारण ये भी कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, मीजो रूप में इंटरनल कंपेंसेशन है, याद रखना, आंतरिक प्रतिकार है, जबकि रैसिमिक मिश्रण में बाह्य प्रतिकार यानी कि एक्सटर्नल कंपेंसेशन होता है। मीजो रूप में एक अणु का आधा भाग D हो जाता है, आधा भाग L हो जाता है। रैसिमिक मिश्रण में आधे समावयवी D हैं, आधे समावयवी L है, तो D उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी डायरेक्शन में घुमाएंगे और L उसको लीवरोटेटरी डायरेक्शन में घुमाएंगे, इसलिए नेट रोटेशन हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहीं से एक चीज आती है रैसिमाइजेशन, रैसिमीकरण। रैसिमीकरण का मतलब होता है कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, या तो D है या L है, उस D या L को DL मिश्रण में कन्वर्ट कर दें। केवल D समावयवी था या केवल L समावयवी था, हमने किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उसको DL मिश्रण यानी रैसिमिक मिश्रण में कन्वर्ट कर दिया, तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं रैसिमाइजेशन यानी कि रैसिमीकरण। किसी D या L समावयवी का रैसिमिक मिश्रण में परिवर्तित हो जाना ही रैसिमीकरण कहलाता है। और इसका उल्टा देखें कि अगर DL मिश्रण अपने पास है, उसमें से केवल D या केवल L को पृथक कर लेना, यानी D और L को अलग अलग कर लेना, ये अब जो प्रोसेस है रैसिमीकरण का विपरीत प्रक्रम कहलाएगा। इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल रिजोल्यूशन यानी कि प्रकाशिक वियोजन। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव D या L को DL में बदलना रैसिमीकरण कहलाता है, और DL मिश्रण को वापस सेपरेट आउट कर लेना, D अलग और L अलग, इसे कहते हैं प्रकाशिक वियोजन। अब हमें प्रकाशिक वियोजन की मेथड्स पढ़नी है, 4 मेथड है प्रकाशिक वियोजन की। सेपरेशन ऑफ रैसिमिक मिक्सचर, ठीक है, ऑप्टिकल रिजोल्यूशन कर रहे थे हम। ऑप्टिकल रिजोल्यूशन के 4 तरीके हैं अपने पास। पहला तरीका होता है यांत्रिक वियोजन, मैकेनिकल सेपरेशन। सबसे पहले लुई पास्चर ने इसको जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को चेक किया था सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट में, तो सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट में ही सबसे पहले 1848 में लुई पास्चर ने यांत्रिक वियोजन करवाया था। उन्होंने ये देखा कि लुई पास्चर ने देखा कि सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के जो 2 समावयवी होते हैं D और
एल, दोनों की आकृति और आकार अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ तो होते हैं निडल शेप्ड, सुई के आकार के, और कुछ होते हैं चौकोर। ठीक है ना। तो जो निडल के आकार के और चौकोर, दो अलग अलग आकृतियों के, यानी जिनकी जो बाह्य संरचना है, जो क्रिस्टल संरचना है, वो अलग अलग है। तो उन्होंने एक एक बीन कर या छान कर, जैसे अपन गेहूं साफ करते हैं या अनाज साफ करते हैं, तो ऐसे जो जिनकी आकृति अलग अलग है तो उनको छान कर या बीन कर पृथक किया था। इसी को उन्होंने यांत्रिक वियोजन नाम दिया था। ठीक है, लेकिन ये विधि जो है वो बहुत ही धीमी गति है, तो बहुत श्रम लगता है और समय बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि एक एक क्रिस्टल को अलग अलग बीनना पड़ता है, इसलिए ये ज्यादा यूज नहीं की जाती। लेकिन सबसे पहले इसी को चेक किया गया था। उसके बाद दूसरी विधि यूज की गई थी बायोकेमिकल रिजोल्यूशन, जैव रासायनिक वियोजन। उसमें क्या किया जाता है, क्योंकि हम कुछ जैव रसायन यानी कि एंजाइम्स का उपयोग करते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं केवल बॉडीज में यानी कि लिविंग बीइंग में वर्क करते हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं या तो डी आइसोमर पर वर्क करते हैं या एल आइसोमर पर वर्क करते हैं, दोनों पर कभी भी वर्क नहीं करते। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो डी पर क्रिया करते हैं, एल को अनअफेक्टेड रहने देते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एल को अफेक्ट करते हैं, डी पर को अपना कोई प्रभाव नहीं डालते। तो जो हम डीएल मिश्रण में ऐसे कुछ एंजाइमों को मिक्स करेंगे, तो अगर वो डी से रिएक्शन करेगा तो डी को पूर्णतः नष्ट कर देगा, केवल एल बचेगा। या कोई एंजाइम ऐसा होगा जो एल पर रिएक्शन करता है तो एल को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, डी बचेगा। जैसे हम किसी एमिनो अम्ल की बात करते हैं, एमिनो अम्ल यानी कि एमीन और अम्ल दोनों समूह उपस्थित होते हैं, तो डीएल मिश्रण का सबसे पहले हम करवाते हैं एसिटराइजेशन। एसिडरीकरण करवाने के लिए CH3COCl रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से ये एक H इस Cl के साथ HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और CH3CO समूह इस जगह पर जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया, ये एसिटिल व्युत्पन्न, इस एमिनो अम्ल का एसिटिल व्युत्पन्न बन गया जो डीएल मिश्रण है। अभी भी इसमें डी और एल दोनों प्रकार के समावेशी हैं। अब इसमें एमाइलेज एंजाइम डाला जाता है। एमाइलेज एंजाइम जब डाला जाएगा और इसका जल अपघटन करवाया जाता है, तो एमाइलेज एंजाइम जो होता है इसमें से केवल डी व्युत्पन्न को छोड़ता है, पूरी तरह से एल व्युत्पन्न को नष्ट कर देता है। ठीक है, एल व्युत्पन्न से पूरी तरह से रिएक्शन कर लेता है, लेकिन डी व्युत्पन्न पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो इस डीएल मिश्रण में से डी तो नष्ट हो जाएगा और केवल एल नष्ट हो जाएगा और केवल डी व्युत्पन्न ही शेष रहता है। और इसका जल अपघटन करवाएंगे तो हमें केवल डी एमिनो अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एमाइलोज एंजाइम कौन से एमिनो अम्ल पर वर्क कर रहा था, केवल एल पर, तो एल पर उसने पूरी तरह से उस पर रिएक्शन करके उसको नष्ट कर दिया और केवल डी बच गया। इस तरीके से हम इस विधि से डी और एल मिश्रण को अलग अलग तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इस विधि में ये बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ कौन सा एंजाइम कौन सी रिएक्शन पर वर्क करेगा, कौन सी आइसोमर के लिए हमें कौन सा एंजाइम यूज करना है। फिर उसके बाद जो बैक्टीरियाज को हम डेवलप करते हैं वो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस में डेवलप होता है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन को पृथक करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो होती है कि इसमें एक आइसोमर तो हमको मिलता है लेकिन दूसरा आइसोमर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो ये जो मेथड है एक थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। ठीक है, इसके बाद अपन तीसरी मेथड देखते हैं, केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन यानी कि रासायनिक विधि। ये जो रासायनिक विधि है ये केवल विभिन्न समावयवियों पर काम करती है, प्रतिबिंब समावयवों यानी कि इनेंशियोमर्स पर वर्क नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि रासायनिक मिश्रण में जो डी और एल समावयवी होते हैं उनके जो प्रतिबिंब समावयवी होते हैं उनके सारे गुण, भौतिक गुण लगभग समान होते हैं। ठीक है, तो उनको हम रासायनिक विधियों द्वारा पृथक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो रासायनिक मिश्रण होगा उसका कोई ना कोई लवण बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लवण बनाया था, CH3COCl से रिएक्शन करवाई थी तो लवण बना था, ऐसे ही लवण बनाते हैं और लवण में से डायस्टीरियोआइसोमर्स को पृथक करते हैं। डायस्टीरियोआइसोमर्स जो होते हैं इनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर इनको अलग अलग करेंगे। भौतिक गुणों का मतलब इनको अलग करने के लिए अपन वहाँ पर प्रभाजी क्रिस्टलन या आसवन, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या केवल डिस्टिलेशन या सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग को सेपरेट आउट कर लेते हैं। और सेपरेट करने के बाद डी अलग हो जाता है और एल अलग हो जाता है, और जब डी और एल अलग हो जाते हैं तो इनका जल अपघटन कर लेते हैं और इजीली इनको हम अलग अलग अपनी ओरिजिनल फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, रासायनिक मिश्रण को हम सॉल्ट निर्माण, उसका कोई ना कोई अभिक्रिया करवाकर उसका लवण बनाते हैं। लवण बनाने पर अपन को डायस्टीरियोमर्स मिलते हैं। डायस्टीरियोमर्स की जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इनको क्रिस्टलन के थ्रू, प्रभाजी क्रिस्टलन के थ्रू या विलेयता के द्वारा या केवल आसवन के द्वारा इनको अलग अलग करेंगे। डी और एल अलग हो जाएंगे, फिर इनका जल अपघटन करवाएंगे तो हमें वापस अपनी मूल यौगिक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट जो विधि है वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो विधि है ये अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित होती है। अधिशोषण का मतलब होता है किसी एक पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ का छा जाना।
केवल सतह पर एकत्रित हो जाना, अंदर तक नहीं जाना। ठीक है, जैसे जैसे हम लिख ही रहे हैं, तो ये लिखने पर ये जो कलर है, इंक है, ये केवल इस कागज की सतह पर है, इसके अंदर तक नहीं जा रही। हम दीवारों पर पेंट करते हैं तो केवल दीवार की सतह पर रहती है, दीवार के अंदर नहीं जाती। प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। तो ये प्रक्रिया जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये भी अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें क्या करते हैं, हमें ब्यूरेट के जैसे एक कॉलम बनाते हैं, एक स्तंभ बनाते हैं। इस स्तंभ में हम वांछित अधिशोषक भर देते हैं। अधिशोषक वो पदार्थ होता है जिसकी सतह पर कोई चीज इकट्ठी होती है। ठीक है, जैसे हमने ये अंदर वाला जो हिस्सा था ये अधिशोषक था, और ये बाहर वाला जो हिस्सा हमने बना दिया है ये अधिशोष्य है, जो अधिशोषित हुआ है। तो अंदर वाला जो पदार्थ है वो अधिशोषक कहलाता है। तो हमने कोई वांछित अधिशोषक पहले यहाँ भर दिया है। फिर उसके बाद इसमें हम डालते हैं डीएल मिश्रण। डीएल मिश्रण में डी और एल दोनों समावेवी हैं। डी और एल समावेवियों में से डी और एल समावेवियों की जो अधिशोषण क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। अधिशोषण क्षमता का मतलब होता है किसी अधिशोषक के चारों ओर छा जाना। कुछ डी और एल समावेवी में एक समावेवी की अधिशोषण क्षमता ज्यादा होगी, यानी वो पहले एकत्रित हो जाएगा, और दूसरे की अधिशोषण क्षमता कम होगी, यानी वो देर से एकत्रित होगा। तो जो हम डीएल मिश्रण यहाँ डालेंगे तो अधिशोषण के कारण ये दो अलग अलग बैंड्स में बढ़ जाता है। इनमें से जिस समावेवी की अधिशोषण क्षमता ज्यादा होगी वो पहले एकत्रित हो जाएगा, और दूसरा आगे बह जाएगा, और जिसकी अधिशोषण क्षमता कम होगी वो आगे बहकर आगे एकत्रित हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। दो अलग अलग स्तंभ रंगों से प्रदर्शित हो जाते हैं। एक में से अगर ये डी है तो ये वाला एल है, या ये वाला एल है तो ये वाला डी है। तो ये अलग अलग स्तंभ में बच गए। फिर हम इसमें कोई आवश्यकता के अनुसार जो भी सही हो उसके अकॉर्डिंग इल्वेंट डालते हैं, निक्षारक डालते हैं, लिक्विड डालते हैं। वो लिक्विड इनको घोलते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ बहकर आता है, और जब बहकर आता है तो ये बिल्कुल इसी तरह से सेपरेट फिल्म्स में ही अलग अलग बहकर आते हैं, बैंड्स में ही। तो सबसे पहले जो नीचे वाला समावेवी बहकर आएगा उसको हम अलग एकत्रित कर लेंगे, ऊपर वाला जो समावेवी आएगा उसको अलग एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से पहले हम अधिशोषक भरते हैं। अधिशोषक में डीएल मिश्रण को डालकर डी और एल दोनों समावेवियों को पृथक पृथक कर लिया जाता है। इसमें सबसे पहले अधिशोषक के रूप में लिया गया था यूज में डी लैक्टोज। डी लैक्टोज का उपयोग करके सबसे पहले कैम्फर कपूर का डेरिवेटिव था पैराफेनिलीन बिस इमिनो कैम्फर। ठीक है, पैराएनिलीन बिस इमिनो कैम्फर। ठीक है, इसको सबसे पहले डी और एल समावेवियों को पृथक पृथक किया गया था, और इसके लिए यूज किया गया था अधिशोषक के रूप में डी लैक्टोज। ठीक है, इस तरह से इन चार में से किसी भी विधि द्वारा हम जो डीएल समावेवी होते हैं इनका पृथक्करण कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।